हमारे साथ हमारे विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए मंच पर और अब मंच संचालन की जिम्मेदारी संभालें। बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र तिवारी और आप सभी विस्तार न्यूज देख रहे हैं। पिछले 2-3 घंटे से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रतिभाओं का सम्मान होता है। विस्तार न्यूज की टैगलाइन है आपका अपना चैनल, और आपका अपना चैनल मतलब जब आप इस चैनल को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको ये फील आना चाहिए कि ये हमारा चैनल है, ये हमारी बात करता है। और हमारा मकसद भी यही है कि जब इस सम्मान को करने के लिए हमारे प्रबंधन ने ठाना कि शिक्षा का सम्मान करना है, बच्चों का सम्मान करना है, तो हमारे चेयरमैन मुकेश श्रीवास्तव जी ने मुझसे कहा कि ज्ञानेंद्र, ये महज टीवी शो नहीं होना चाहिए, ये मात्र एक टेलीविजन का शो नहीं होना चाहिए कि हम 1 घंटे दिखाएं और चले जाएं। हमारे बीच में ओपी चौधरी जैसे मेहमान भी होने चाहिए, जो वित्त मंत्री के रूप में नहीं आएंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आएंगे, क्योंकि पूरा प्रदेश और देश जहां ओपी चौधरी जाते हैं लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। और मैंने आपके आने से पहले ओपी चौधरी साहब आपका परिचय देते हुए मेरे एंकरों ने यह बताया था, रसिका पांडे ने यह इंट्रोड्यूस कराया था कि अगर आपको अफसर बनना है तो आप ओपी चौधरी को सुन लीजिए, अगर आपको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है तो ओपी चौधरी को सुन लीजिए, और हां, बोर हो गए हैं, थक गए हैं और अगर आपको नेतागिरी करना है तब भी आप ओपी चौधरी को सुन लीजिए। इसलिए ताली से आप स्वागत कीजिए प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब का। सर आप आइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा और इसीलिए आपको आपका सेपरेट माइक दे दिया हूं कि मैं सवाल जवाब करने में समय बर्बाद ना करूं। और आप लोग भी यही चाहते हैं ना, बताइए, आप लोग भी यही चाहते हैं ना कि ओपी चौधरी साहब का पूरा टाइम आप लोगों को मिले? यही चाहते हैं, बताइए भाई तेज से, यही चाहते हैं ना? तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सर ये मंच आपके हवाले। बिल्कुल, ये तमाम सर पूरे प्रदेश से लगभग 1000 बच्चे से ज्यादा हैं, टॉपर्स हैं, और ये सर 12वीं के बाद अब जा ही रहे हैं, इनको भी आपके रास्ते में जाना है, असली रण की ओर, असली रणभूमि। तो चलिए ओपी चौधरी साहब को मैं आपके बीच छोड़े जाता हूं, और जो सवाल होगा, सवाल के लिए हमारे साथी आपके बीच आते रहेंगे। सर का सेशन सुनने के लिए आप सब लोग तैयार हैं? बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। मंच आपके हवाले सर। जी ज्ञानेंद्र जी, सबसे भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां शारदे की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित विस्तार न्यूज चैनल के कर्ता धर्ता मुकेश जी, एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी, ज्ञानेंद्र जी, सिमरन जी, यहाँ उपस्थित विस्तार न्यूज चैनल के सभी हमारे साथीगण और दूर दूर से आए हुए हमारे सभी शिक्षक साथीगण और प्यारे मेरे छोटे भाई और बहनों, जो पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ पर आज आप लोग सम्मान समारोह के लिए, प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो। आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हुए हो। आज सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप लोगों को सम्मान के लिए बुलाया गया है। आप लोगों की प्रतिभा को एक स्तर पर, जिंदगी के एक मोड़ पर आप लोगों ने अपने आप को साबित किया है, इसलिए समाज आपका सम्मान करना चाहता है, विस्तार न्यूज चैनल आपको सम्मानित करना चाहता है। बट आपकी जिंदगी की चुनौती समाप्त नहीं हुई है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि असली चुनौती आपकी शुरू होने जा रही है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ के जिस फेज पर खड़े हैं, जिस चरण पर खड़े हैं, वहाँ से अगर आने वाला 5-7 साल सही ढंग से अगर आप उपयोग करेंगे तो जिंदगी में एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुँच सकते हैं। और अगर आने वाले 5-7 साल अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। आपने एक सक्सेस अचीव किया है, बट असली चैलेंज, असली चुनौती अब आपके लाइफ में चालू होने जा रही है। इस बात को सबसे पहले आप अच्छी तरह से महसूस कर लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के दूर दूर से आए हैं, हर जिले से आए हैं, बस्तर से आए हैं, सरगुजा से आए हैं, रायपुर से भी हैं, सीबीएसई बोर्ड से भी हैं, स्टेट बोर्ड से भी हैं। सभी अपने भाई बहनों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में इस चीज को पूरी तरह से हटा दीजिए कि दिमाग में होता है कि मैं तो छोटे से जगह से आती हूँ, मेरे माता पिता तो सामान्य पृष्ठभूमि के हैं,
मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ती हूँ, तो मैं ज़िंदगी में कैसे कर पाऊँगा, मेरे लाइफ में ये कठिनाइयाँ हैं तो मैं कैसे कर पाऊँगा। इस तरह के भाव, इस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के जर्नी में इस चीज़ को महसूस किया है। बट मैं आप सब लोगों को अपने ज़िंदगी के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। आप सब लोगों ने सुपर 30 मूवी देखा है? किसने किसने देखा, हाथ खड़े करो। सुपर 30 मूवी बहुत सारे लोगों ने देखा है। आनंद कुमार जी की जिंदगी पर वो मूवी बनी और ऋतिक रोशन ने वो किरदार निभाया। आनंद कुमार जी मेरे बहुत साल पुराने दोस्त हैं और उस फिल्म जो बनी है, उस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर है संजीव दत्ता जी, बॉलीवुड के बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं। वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो जब मैं कहता था कि जिंदगी में ये सोच लेना कि कठिन परिस्थितियों के कारण इंसान कमजोर हो जाता है, बिल्कुल गलत है। कठिन परिस्थितियों के कारण इंसान मजबूत बनता है, मेरा ये सोच है। तो संजीव दत्ता जी हंसते हुए बोले कि यार मैं फिल्म की स्क्रिप्ट में इसको डायलॉग के रूप में पिरोऊंगा, और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्या डायलॉग लिखेंगे। और जब फिल्म मैंने जिस दिन देखा, पहले एडिशन पे ही हमने देखा था, तब उन्होंने उस जो डायलॉग पिरोया उससे मैं उनको गले लगा लिया, और जो डायलॉग उन्होंने बोला है वो यहाँ पे ऋतिक रोशन के मुंह से जो उन्होंने डायलॉग बोलवाया, उसे आनंद कुमार का रोल करते हुए वो डायलॉग मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि हम सबको अपने जीवन का दर्शन बनाना चाहिए, अपनी लाइफ फिलॉसफी बनानी चाहिए। ऋतिक रोशन कहता है, इन अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा छोड़ दिए। यही वो सबसे बड़ी गलती कर दिए कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। जिस दिन समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, ये बोलता है ऋतिक रोशन। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला मेरा मैसेज यही है कि जिंदगी में जो भी कठिनाई आए, जो भी परेशानी आए, उसके लिए अपने परिस्थितियों को कोसने के बजाय ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे चुनौती दी है, आपने मुझे चैलेंज दिया है, इसके कारण मैं ज़्यादा मजबूती के साथ उभरूंगा और अपने जीवन में बड़े सफलताओं के लिए बड़ा छलांग लगाने की जब जरूरत होगी, बड़े गड्ढों को पार करने के लिए बड़ा छलांग लगाने की जरूरत होगी, तो मैं कर पाऊंगा। इस सोच और विचार के साथ अपने जीवन को जिए, ये मेरी ओर से आप सब लोगों को पहला मैसेज है। जब भी हम सोचते हैं कि भाई वो कलेक्टर बन गया, वो साइंटिस्ट बन गया, वो नासा में पहुंच गया, कौन व्हाइट हाउस में काम कर रहा है, कौन आज प्राइम मिनिस्टर जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहा है, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि भाई कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट एजुकेटेड होगा, डीपीएस आरके पुरम का दिल्ली का पढ़ा हुआ होगा, या मसूरी के देहरादून के दून पब्लिक स्कूल में पढ़ा होगा। ऐसे हमारे दिमाग में विचार आता है। मैं अपने जीवन की जो कहानी है वो छोटे से शॉर्ट रूप में आपको बताना चाहूँगा, इसलिए बताना चाहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आप भी सब कुछ कर सकते हो। मैं एक छोटे से गांव बायंग में पैदा हुआ, रायगढ़ जिले में, हमारे छत्तीसगढ़ के, और मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई है, ओनली 4th क्लास तक मेरी माँ पढ़ी हुई है। हम लोग जिस स्कूल में मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, क्लास 6 to 8, वहाँ पे खपरेल की छत थी और पानी चूता था और क्लास पे पानी भर जाता था और क्लास की छुट्टी हो जाती थी। हमको बुरा नहीं लगता था कि हम ऐसे ही स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पढ़ाई ही नहीं हो पाती, हमको बहुत मजा आता था कि इस स्कूल में ज़्यादा छुट्टी मिलता है। ऐसे एकदम खुश रहते थे, लेकिन क्लास होता नहीं था। उस समय स्कूलों में प्यून भी नहीं होते थे, क्लास कैप्टन, स्कूल कैप्टन के पास चाबी रहती थी, हम ही लोग चाबी रखते थे। तो जिस दिन कम पानी भरा रहता था उस दिन पहले ही स्कूल जाके देख लेते थे, और पानी अगर कम भरा रहता तो सामने बोरिंग था, उससे ढेंच के भर देते थे। ऐसे ही स्कूल में हमने मिडिल स्कूल पढ़ाई करी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग हाई स्कूल गए गांव के सरकारी स्कूल में, तो 12th क्लास जब हम लोग पढ़ते थे तो न मैथ्स के लेक्चरर थे हमारे स्कूल में, न फिजिक्स के लेक्चरर थे, न केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, न बायोलॉजी के लेक्चरर थे, न हिंदी के लेक्चरर थे, केवल एक लेक्चरर थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे।
केवल एक लेक्चरर थे, इंग्लिश के लेक्चरर। ऐसे स्कूल का सिनारियो था। और जब हम लोग क्लास 12th में थे तो पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी, ओनली 4 क्लास ये हुआ था। इस तरह की परिस्थितियों से मैं 10+2 पढ़ के बाहर निकला। जब 10+2 पढ़ के बाहर निकला, मैं आया भिलाई में। भिलाई में एडमिशन लिया। भिलाई में जब मैं एडमिशन लिया तो आईएएस मेरे को करना था, तो तैयारी के लिए किताब खोजने के लिए गया। भिलाई से कितने लोग हैं यहाँ पे, हाथ खड़े करेंगे? चलो, भिलाई से भी हैं। मैं ए मार्केट गया, अनिल बुक डिपो, ई मार्केट गया, तिवारी बुक डिपो, सारे बेस्ट बुक डिपो में गया। मेरे को आईएएस के लिए 50 किताबों की जरूरत थी, तो 5 किताब भी मेरे को नहीं मिली भिलाई में। पूरा भिलाई छान मारने के बाद उसके बाद मैं आया रायपुर। रायपुर में पूरे सदर बाजार को मैंने खोजा, किताब मिलेगी क्या, तो वहां पे भी कोई किताब नहीं मिली। ऐसे हमारे सिनारियो गांव का नहीं था। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं, 2000 की बात बोल रहा हूं, 2001, 2002, 2000 इस समय की बात बोल रहा हूं, केवल 24 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। तो यहाँ पे किताब ही नहीं मिलती थी। ना केवल हमारे गांव में स्थिति थी, ना केवल हमारे रायगढ़ में स्थिति थी, हमारे राजधानी रायपुर और भिलाई जैसे शहरों में यह स्थिति थी। आईआईटी की तैयारी होती थी, मेडिकल नीट की तैयारी होती थी, बट आईएएस की तैयारी कोई नहीं करता था। इस तरह का सिनारियो था। बट मैं दूसरी ओर आपको कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये सब परेशानियां चल रही थी, बट सेकेंड साइड में एक बड़ा जुनून लेकर मैं चल रहा था। जब मैं बड़ी मुश्किल से 11 साल का था तो मेरी माँ के पेंशन बनवाने के लिए मैं रायगढ़ जाया करता था। बीओ ऑफिस जब जाते थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में, तो मेरी माँ का पेंशन नहीं बना रहा था वो। तो कई बार हम लोग गए, 5 बार 7 बार नहीं बना। तो एक दिन फिर कलेक्ट्रेट गए और कलेक्टर से मिला मैं। तो बड़ी मुश्किल से 11 साल का था। उसने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बुलाया और बहुत जोर से डांटा उसको, और अगले 2-3 दिन में हमारा काम हो गया। तो मेरे को लगा भाई ये कलेक्टर तो तोप चीज होता है, यही बनना चाहिए। 11 साल की उम्र में मैंने ये प्रण लिया, ये निश्चय लिया। और जब मैं 9th क्लास, जब ये मैं 11 साल का था तब की बात है, जब मैं 9th-10th में पढ़ता था गांव की स्कूल में, तब भी मैं रायगढ़ जाता था और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण ऐसे मैगजीन खरीद के लाता था कि कैसे आईएएस बनते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कैसे ऐसे लिखा जाता है, लैंग्वेज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स कैसी होनी चाहिए, ये सारा मैं पढ़ता था। उसमें देखने की, समझने की कोशिश करता था। मैंने बताया आप लोगों को कि 10+2 में हमारे स्कूल में केवल एक लेक्चरर थे इंग्लिश के, बाकी कोई लेक्चरर ही नहीं था। बट एट द सेम टाइम मैं ये बताना चाहूंगा कि उस समय मेरे अंदर में इतना जुनून था कि जिस दिन 11th क्लास का एग्जाम खत्म हुआ, अभी भी मेरे को याद है, समर वेकेशन के समय नेक्स्ट डे से मैंने 12th क्लास का सिलेबस पढ़ना चालू किया और 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक सेल्फ स्टडी करके मैंने सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारा कुछ सिलेबस मैंने पढ़ लिया, खत्म कर लिया। और सेल्फ स्टडी करके इतना जुनून हुआ करता था। 10+2 के बाद मेरे को मेरे पिताजी के जगह में अनुकंपा नौकरी मिल सकती थी, सरकारी नौकरी मिल सकती थी, मगर मेरी चौथी पढ़ी हुई माँ ने मुझे कहा कि बेटा इस सरकारी नौकरी के चक्कर मत पड़ो, लाइफ में कुछ बड़ा करो। और ये सोच के मेरी माँ ने मेरे को प्रेरित किया और मैं आईएएस की तैयारी करने आ गया, सरकारी नौकरी को छोड़ करके मैं उसको बिना किए आ गया। इस तरह का जुनून था। मैंने आपको बताया कि किताबें यहाँ नहीं मिलती थी रायपुर में, भिलाई में। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ा और मैं पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली में मैं गया आईएसबीटी। उस समय दिल्ली शहर देख के डर लगता था, गांव से आए हुए बच्चे को डर ही लगेगा। आईएसबीटी पहुंच गया, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, वहां पे मैंने बस पकड़ी, मैं पहुंच गया देहरादून। देहरादून में पहुंचा, देहरादून से खुली जीप में मैं पहुंच गया मसूरी। मसूरी में लाइब्रेरी पॉइंट पे खड़ा उतरा, वहां से रिक्शा लिया, आज भी मुझे वो दृश्य याद आता है, और मैं मसूरी की पहाड़ियों में होते हुए लबासना के गेट पे पहुंच गया। ये सोच के कि मेरे को आईएएस बनना है तो मैं वहां देख के तो आऊं जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है। ये 18-19 साल की उम्र में मैं मसूरी पहुंच गया और वहां पे मेरे को गार्ड ने भगा दिया, बेटा तुम नहीं जा सकते यहाँ अंदर, यहाँ नहीं घुस सकते, ऐसे डांट के मुझे भगा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गया, लेकिन मैं वहीं पर संकल्प लिया, मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, लबासना वापस आऊंगा और आईएएस बनकर वापस आऊंगा। और एक दिन यही गार्ड सैल्यूट करके दरवाजा खोल के मुझे अंदर बुलाएगा। इस सोच के साथ मैं आया। फिर मैं आया दिल्ली। मैंने सारी किताबें इकट्ठी की
और फिर मैंने आईएएस की पढ़ाई स्टार्ट करी, सेल्फ स्टडी से, कोचिंग से, इससे उससे, सब तरह से। इस तरह का जुनून हुआ करता था, इस तरह की सोच हुआ करती थी। इतना जुनून जब आप लेकर अपना चलते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन आईएएस में बहुत आसानी से हुआ। वन ऑफ द यंगेस्ट एज में, हार्डली 23 की एज थी और मेरा आईएएस में सेलेक्ट हो गया। पूरे कंट्री में वन ऑफ द यंगेस्ट एज में आईएएस में सिलेक्शन हो गया। दिस इज अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैंने ये चीजें आप लोगों को इसलिए नहीं बताई कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूं, मैं इसलिए सारी चीजें बताना चाहता था कि आप सबकी माँ चौथी क्लास से तो ज्यादा ही पढ़ी होंगी। मैंने अपने स्कूलों के जो हालात बताए, उससे ज्यादा अच्छे ही स्कूलों में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोगों के आसपास ज्यादा बेहतर सुविधाएं होंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, आपके अंदर अगर प्रतिबद्धता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपना लक्ष्य अचीव करने से नहीं रोक सकती है। ये विश्वास करके जीवन को जिए। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बट आपको उस तरह का कमिटमेंट चाहिए, आपको एक बड़ा ड्रीम चाहिए, उस ड्रीम को चेस करने की क्षमता चाहिए। इस सोच के साथ अपने जिंदगी को जिए, एक चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि नाउअडेज इंडिया हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, इंटायर वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव, बट इंडिया में हमारे इतने टैलेंट हैं, इतना हमारा बड़ा पॉपुलेशन है कि हर जगह बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो इसलिए मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपना करियर पाथ अच्छे तरीके से प्लान करके चलिए। करियर की प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, 10+2 पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, 12वीं के बाद क्या करना है, तो कॉलेज करना है, कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज में हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। और कोई पूछे क्या करना है तो अपने को पता ही नहीं है क्या करना है। ये अगर रहेगा तो आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप कोई अपने अंदर इस तरह का स्किल पैदा नहीं कर पाओगे जिससे आप बड़ा कुछ कर पाओ। इसलिए अपने करियर की स्पष्ट प्लानिंग हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, उसके लिए किन चीजों की जरूरत है, वो चीजें कहाँ किस सोर्स से मिलेंगी, उस तरह के लोग कौन आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, कहाँ उसके लिए अच्छा स्टडी मटेरियल मिल सकता है, इसको प्लान करके चलिए। उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बिना आज के जमाने में करियर में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये मेरा नेक्स्ट मैसेज है, थर्ड मैसेज है। तो योर करियर प्लानिंग इज मस्ट एंड दिस इज राइट एंड परफेक्ट एज जिसमें आपको करियर प्लानिंग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्यूचर में जाकर पछताओगे। ये चीज मैं बहुत ब्लंटली आपको बोलना चाहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम जब भी करियर प्लानिंग करते हैं तो हमको लगता है कि जैसे मैं भिलाई में पढ़ता था तो भिलाई में क्या कहा जाता था, सूरज कहां से उगता है, कहां से उगता है, पूरब से उगता है। भिलाई में पूरब में क्या है, तो भिलाई स्टील प्लांट है, तो मेरा बेटा तो आईआईटी ही करेगा। हर पिताजी यही सोचते थे, हर पेरेंट यही सोचते थे। सूरज कहां डूबता है, तो पश्चिम में डूबता है, पश्चिम में क्या है, तो सेक्टर 9 का हॉस्पिटल है, तो मेरी बेटी क्या करेगी, तो मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बनेगी। ये सबका सोच रहता था। बट नाउ इंडिया इज चेंजिंग रैपिडली, न्यू इंडिया इमर्ज कर रहा है। भारत एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, और जब भी कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनता है तो नॉन ट्रेडिशनल करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। उसको समय से पहले जो जज कर लेता है, जो समझ लेता है, वो लाइफ में बड़ी ऊंचाई को अर्जित कर पाता है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आज अमेरिका में जाएंगे तो कोई सरकारी नौकरी का कोई बहुत बड़ा क्रेज आपको नहीं मिलेगा। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो वहां पे हमारी कॉलोनियल लेगेसी के कारण आईएएस बहुत बड़ा बॉस होता है, आईपीएस बहुत बड़ा बॉस होता है, इस तरह का हमारा माइंडसेट है। बट कंट्री जैसे जैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो जबरदस्ती नियम कानून से डराने धमकाने वाली चीजें हैं समाप्त होती जाएंगी और देश एक अलग तरीके से फ्लरिश होता है। तो उसमें करियर के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों के लिए आप लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी होगा। लॉ आपके लिए बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी होगा। आज आईआईटी से काफी कम मेहनत करके आप क्लैट में ज्यादा अच्छा सक्सेस हो सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग
तो इसलिए आप लॉ को, इकोनॉमिक्स को, मीडिया को, स्टॉक मार्केट को, इस तरह के नए करियर अपॉर्चुनिटीज को भी आप ट्रैक करें, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अपने अपने जिंदगी के अनुसार निर्णय लें। किसी को आईएएस बनना है, आईएएस बने, बहुत अच्छी बात है। कोई आईपीएस बनना है, आईपीएस बने, बहुत अच्छी बात है। बट कोई इंटरप्रेन्योर भी बने, वो भी देश के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक लड़का था, 16 ईयर की एज में 10+2 पास हुआ, 16 साल की उम्र में 12वीं पास हुआ। उसके बाद उसने मेडिकल का एग्जाम दिया एम्स दिल्ली का। एम्स दिल्ली के एग्जाम में ऑल इंडिया सेकंड रैंक आया और एम्स दिल्ली में उसका एडमिशन हो गया। एम्स दिल्ली से उसने एमबीबीएस करना स्टार्ट किया। एम्स दिल्ली से एमबीबीएस मेरे पास काफी आता जाता था, वो जब स्टूडेंट लाइफ में था। एम्स दिल्ली में वो पढ़ना चालू किया। उसके बाद एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करके निकला। उसके बाद उसने आईएएस एग्जाम देने की सोची। आईएएस का एग्जाम दिया। पहले ही अटेम्प्ट में 22 ईयर की एज में वो आईएएस में सेलेक्ट हो गया। 22 ईयर की एज में आईएएस में सेलेक्ट हो गया। मध्य प्रदेश उसको काडर मिला। 2 साल तक आईएएस की नौकरी किया। 2 साल तक आईएएस की ट्रेनिंग किया। रादर 2 साल तक आईएएस की ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन मेरे से बात किया। बोलता है सर आईएएस मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं बोला क्या करना चाहते हो? तो लाइफ में सर कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो मैं बोला यार जिंदगी में जो पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाना चाहिए। बिल्कुल यू आर थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन। उस आदमी ने 2 साल के अंदर ही आईएएस से रिजाइन किया और एक एजुटेक कंपनी स्टार्ट करी 2-3 पार्टनर के साथ। और केवल 10 साल हुए हैं उसको आईएएस से रिजाइन किए हुए। उसकी कंपनी की वैल्यू है 32,000 करोड़ रुपीस, 32,000 करोड़ रुपए। और उस कंपनी का नाम आप सब लोग जानते होंगे। दैट कंपनीज नेम इज अनअकैडमी। कि क्रिकेट में देखते होंगे अनअकैडमी बहुत सारे प्लेयर के पीछे लिखा रहता है। अनअकैडमी को खड़ा करने वाला रोमन सैनी था जो 16 ईयर की एज में एम्स दिल्ली गया था। 22 ईयर की एज में आईएएस में सेलेक्ट हुआ था और 24 ईयर की एज में आईएएस को रिजाइन करके एक इंटरप्रेन्योर बना और आज 32,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा करके बैठा हुआ है 10 साल के अंदर। उसकी एज हार्डली 33-34 के आसपास एज होगी। यू मस्ट बी नोइंग रितेश अग्रवाल। अभी अभी मेरे यहाँ मिलने आया था, मेरे घर पे मिलने आया था। ओयो ग्रुप कंपनी 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। उड़ीसा के रायगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला है। एक छोटे से कस्बे का रहने वाला है। उसने सबकी तरह, वो भी कोटा गया था, सबकी तरह कोटा गया था। कोटा में गया, कोटा में जा करके उसने तैयारी स्टार्ट करी। बट उसी समय उसको तैयारी वारी में मन नहीं लगता था, आईआईटी नीट वगैरह में। तो उसने स्टार्टअप पे जो जो कंपटीशन होते थे यूएस के, उसको ऑनलाइन फेस करना चालू किया। तो एक कंपटीशन जीत गया। अमेरिका जाने का उसको मौका मिला। उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था। उसको लगा कि चलो अमेरिका जाने को मिल रहा है, पहली बार जहाज चढ़ने को मिलेगा। और इसी लोभ में वो जाके 2 हफ्ते के अंदर भीड़ करके अपना वीजा बनवाया, पासपोर्ट बनवाया और पहली बार जहाज चढ़ने को मिला उसे अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका गया, स्टार्टअप कंपटीशन, एक छोटा सा स्टार्टअप कंपटीशन अमेरिका में जीता और उसको $1 लाख इनाम में मिले। $1 लाख इनाम में मिले। तो वो सोचा कि ये तो अमेरिका में खत्म हो जाएगा, इतना महंगा देश है। तो $1 लाख को बचा के वो इंडिया भाग आया और उस $1 लाख जो उसको इनाम में मिले थे उससे उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया 19 साल की एज में, 19 ईयर की एज में उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया और आज 10,000 करोड़ से ऊपर का मालिक है। ओयो ग्रुप का मालिक मिस्टर रितेश अग्रवाल। ठीक, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आईएएस करें, आईपीएस करें, दैट इज वेरी गुड फॉर कंट्री। आज मनोज शर्मा को आप सब लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 12th फेल, ठीक है, 12th फेल मनोज शर्मा और हम लोग आईएएस का रिजल्ट देखने एक बैच के हैं। हम लोग एक साथ गए थे यूपीएससी के बिल्डिंग पे एग्जाम के बाद रिजल्ट देखने के लिए। वो आईपीएस सेलेक्ट हुआ था, मैं आईएएस सेलेक्ट हुआ था। तो मनोज शर्मा जैसे लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी में इतना कुछ किया है। तो बट मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज चारों डायरेक्शन में है, सब तरफ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपने आप को पहचानिए। ठीक है, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मुझे पछतावा हो रहा है कि ये पहले अगर सुन लिया होता तो हो सकता है कहीं और किसी दिशा में जाता। और मैं आपने टोक दिया है तो मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि आपके मन में अगर कोई सवाल है, देखिए हम चला तो रहे हैं विस्तार में ओपी सर की क्लास, लेकिन जो लोग प्रत्यक्ष बैठे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारे सब साथी माइक लेकर खड़े हैं, आप हाथ उठा दीजिएगा, वो आपके पास आ जाएगा। इंटरैक्टिव बनाते हैं बेटा सेशन को। आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा होगी उसको मैं अगर एड्रेस कर पाऊंगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप बहुत सारे सवाल हैं सर।
देखिए बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है। तो शहनवाज इधर हैं और उधर सुरभि हैं, वो देखिए सत्यम पांडे और सौरभ तिवारी, वो सारे लोग भी हैं। आप लोग भी माइक पकड़ लीजिए, अलग अलग कोना पकड़ लीजिए। हाँ बेटा पूछो। सर आपको सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि एक अच्छे प्रशासक या प्रशासिका में कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए। धन्यवाद। ठीक है बेटा, जरूर मैं जवाब दूंगा, बट मैं जवाब देता हूं आपके प्रश्न का। बट मैं ये कहना चाहूँगा, आप आईएएस बने, आज आप आईपीएस बने, आप नेता बने, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप अच्छे डॉक्टर बने, सब जगह सक्सेस होने का मेरे नज़रिए में सबसे पहली ज़रूरत है कि आप एक अच्छा इंसान बने, चाहे कोई भी चीज़ हो। एक अच्छा इंसान ही एक प्रशासक के रूप में सफल होगा, एक प्रशासिका के रूप में सफल होगी, एक डॉक्टर के रूप में सफल होगा, एक इंजीनियर के रूप में सफल होगा। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप जिंदगी में कहीं पर भी कुछ भी करें, आपके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। आपका व्यक्तित्व मजबूत होना चाहिए, व्यक्तित्व मजबूत होना चाहिए, पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इट मीन्स आपके अंदर अपने आप के प्रति कॉन्फिडेंस हो, अपने आप के क्षमताओं को, अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को आपको समझने की क्षमता हो। अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ को और अपने करियर को प्लान करें। आपके अंदर धैर्य हो। ये सारी चीज़ें आपको सभी जगह ज़रूरत पड़ती हैं। एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी ज़रूरत पड़ती हैं और ज़िंदगी के हर मोड़ पर ज़रूरत पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आईएएस या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को ज्वाइन करने के लिए मतलब कोई स्टूडेंट को क्या फील्ड से ग्रेजुएशन करना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए अभी ओपन ग्राउंड है। आईएएस का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। यूपीएससी, आप सब जानते हैं यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी आईएएस वाला एग्जाम, जिस एग्जाम का नाम है सीएसी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है और उसके माध्यम से, उस एग्जाम के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कस्टम सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन पोस्टल टेलीकॉम सर्विस, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, सारे सर्विसेज के लिए उसी के माध्यम से सिलेक्शन होता है। लेकिन इस एग्जाम में, जैसा कि एक युवा ने पूछा है, कि कोई भी सब्जेक्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन करके आप एग्जाम में आईएएस में अपीयर हो सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा प्लानिंग ये करना चाहिए कि आईएएस के समय कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, आईएएस के समय कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ग्रेजुएशन प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी आईएएस में बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे पोल साइंस फॉर एग्जांपल, बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छा चल रहे हैं, बट एक पोल साइंस का मैं एग्जांपल दूंगा। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे तरीके से चल रहा है अगर, तो आप कर सकते हैं क्या प्लान, 10+2 के बाद CUET का एग्जाम दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसका आप एग्जाम दो और ट्राई करो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए। ये बेस्ट केस सिनारियो होगा। ठीक है, बेस्ट केस सिनारियो होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन करिए, ह्यूमैनिटी के साथ आप कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी के साथ आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ड्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे यूपीएससी के पेपर बनाने वाले, पेपर जांचने वाले बहुत सारे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही होते हैं। और उसके अलावा पूरा सिलेबस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस की तरह ही होता है। वहाँ पे ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं वो सेम एज इट इज जो यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न होता है वैसी ही क्वेश्चन पैटर्न होता है। तो एक ड्यू का आप प्लान कर सकते हैं। यूपीएससी दें, यूपीएससी जब भी दें तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास प्लान बी प्लान सी भी होना चाहिए। जब मैं तैयारी कर रहा था तो प्लान बी प्लान सी मैंने नहीं बनाया था, बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो तो मैं आसानी से सेलेक्ट हो गया तो अच्छी बात रह गई, अगर अच्छे से मैं नहीं कर पाता तो डिजास्ट्रस हो सकता था। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अपने छोटे भाई बहनों के रूप में आप लोगों को यही गाइड करना चाहूँगा कि आपके पास प्लान बी प्लान सी होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख लोग एग्जाम देंगे, उनमें से 700-800 लोग ही सारे सर्विस मिला के सेलेक्ट होंगे, बाकी 9,99,200 लोग फेल ही होंगे। इसलिए हमको अपना प्लान बी भी तैयार रखना है।
ताकि हम किसी प्रकार के डिप्रेशन में, किसी प्रकार के निराशा में ना आए। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ बाद में यही प्रॉब्लम आती है जो नहीं होना चाहिए। मैं आज भी मानता हूं कि मेरे से टैलेंटेड बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऐसा होता है, आपके अंदर सारी योग्यताएं हो तब भी हो सकता है आप सेलेक्ट ना हो। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम का सक्सेस या फेल्योर आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपकी जिंदगी। और कोई सवाल? हेलो कोई सर। सवाल आप सभी का? हेलो सर। जी सर प्रणाम। जी सर मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। जी बेटा। सर आपने कहा कि हम विकासशील देश की तर्ज पे हम आगे विकसित भारत बनने की ओर आगे हैं, पर हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारी जीडीपी 3.43 ट्रिलियन के उसमें चल रही है, हमारे यहाँ जो मतलब प्रति व्यक्ति जो वर्किंग आवर है वो लगभग 4 घंटे बैठता है, जबकि हम भारत की सबसे बड़ी विश्व की सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति रखने वाले हम देश हैं। और वहाँ पर हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ रेट है वो भी 11% की है, पिछले में 6.3% की थी। तो आप किस आधार पे कहते हैं, या हम क्या समझें कि हमारी आर्थिक नीतियों में क्या कमी है जिसमें हम इतना पीछे रह गए हैं? जो बाकी देश हैं वो हमसे बहुत आगे चल रहे हैं और हम आर्थिक नीतियों में बहुत पीछे चल रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा संसाधन, श्रमिक शक्ति होने के बाद भी हमारे पास पूंजी। आपका शुभ नाम क्या है? प्रणव त्रिपाठी। ठीक प्रणव जी, आपका कंसर्न बहुत ही जेन्युइन है और मैं मानता हूं कि इस वर्क कल्चर को हमको, आपको, समाज को, सरकार को, मीडिया को, सबको मिलकर बेहतर करने की जरूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न और इस पर हम बाद में और डिस्कशन करेंगे। बट लाइफ में मैं फिर बोलना चाह रहा हूं, आप अर्जुन के आंख की तरह टारगेट करिए। आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। आप अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको अगर इंटरप्रेन्योर बनना है, आप इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो जो चीज़ें जरूरी है उस पर फोकस करिए। हम होता क्या है, जैसे एक बिटिया ने पूछा पहले ही सवाल, एक अच्छा प्रशासक प्रशासिका बनने के लिए क्या जरूरी है? मैं बोलना चाहता हूं, एक अच्छे प्रशासक बनने की प्लानिंग करिए। अच्छा प्रशासक बनने के लिए क्या जरूरी है वो अपने आप हो जाएगा। लाइफ में आप पिन पॉइंटेड रहिए। आपको अभी लाइफ के इस फेज में क्या करना है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। दिस सेशन इज कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस टाइम का मैक्सिमम यूज यही करिए कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। प्रणव भाई आपसे अलग से चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट। और कोई? जी गुड इवनिंग सर। जी मैं प्लीज। सुकमा जिला के अंदरूनी इलाका से हूँ। कौन गांव के हैं भाई? गगनपल्ली से हूँ मैं। हाँ? गगनपल्ली। कौन से गांव? गगनपल्ली। गगनपल्ली, ठीक जी। है। मैं तुम्हारे जिले कलेक्टर रहा हूं 2012 में, 11-12। वाह। सुकमा और दंतेवाड़ा एक साथ था तब। जब मैं था कलेक्टर तभी वो 2 भाग हुआ था 8 महीने बाद। प्लीज बताओ। जी मेरा आपसे एक सवाल है सर। हाँ बेटा। जी कलेक्टर कैसे बनते हैं? ठीक है, चलो मैं अपने जीवन का अनुभव का निचोड़ 2 मिनट में बताना चाहूंगा। अभी इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको, YouTube में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। विजन IAS में मेरे वीडियो मिल जाएंगे आपको, अनअकैडमी में मेरे वीडियो मिल जाएंगे। हाउ टू बिकम सिविल सर्वेंट 2-2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो है। हाउ टू फेस इंटरव्यू ऑफ UPSC, इस पे बड़े बड़े वीडियो मिल जाएंगे। बट मैं 2-3 मिनट में इस लाइफ के इस फेज में जिसको IAS IPS करना है उसको क्या करना चाहिए, मैं अपने जीवन का अनुभव 2-3 मिनट में बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, देखो आज के जमाने में सबको कोचिंग मालूम है, सबको टीचर मालूम है, सबको कौन सी किताब पढ़नी है मालूम है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं मालूम है। वो जमाना चला गया कि दिल्ली के बच्चों को पता रहता था और छत्तीसगढ़ के बच्चों को पता नहीं रहता था। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज हर एक आदमी के पास इतना इंफॉर्मेशन तो है, करना क्या है। तो सवाल ये है कि जब वही कोचिंग में पढ़ते हैं, वही टीचर पढ़ाता है, वही कोचिंग में पढ़ते हैं, वही किताब पढ़ते हैं, वही सेम नोट्स पढ़ते हैं, तो कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कुछ ही बच्चे, बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मैं बहुत सोचता था। मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगी मार्केट में, किताब में लिख रहा हूँ। उसमें मैंने इन बातों को समझने की और समझाने की कोशिश की है। जब मैं IAS के सेलेक्ट हो गया और लबासना में रहता था, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में ट्रेनिंग करते थे, तो 88 IAS हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते थे। तो मैंने उनके उसमें से 60-70 की लाइफ को बड़ा क्लोजली स्टडी किया कि आखिर ये लोग सेलेक्ट कैसे हुए।
तो उसके उस अनुभव के आधार पर उसके बाद मैं मसूरी एकेडमी में, जिस एकेडमी में मेरे घुसने नहीं दिया गया था, 10 बार मेरे को लेक्चर देने के लिए वहां पर बुलाया गया। तो मैं उस समय भी जितने लोगों से जुड़ा उनके भी लाइफ को मैंने समझने की कोशिश की। तो मेरा जो अनुभव का निचोड़ है वो मैं 5 पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहता हूं। लाइफ के इस फेज में आईएएस आईपीएस अगर किसी को करना है तो किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। पहला चीज लैंग्वेज। आप पहला पॉइंट आप दिमाग में रखो, लैंग्वेज। आपको अपना लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग रखना है। आईएएस बनने के लिए क्या करना है, तो लैंग्वेज आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। जिस भी मीडियम में आप एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, तमिल में दे रहे हो, उड़िया में दे रहे हो, जिस भी मीडियम में आप एग्जाम दे रहे हो उसमें उस लैंग्वेज को बहुत स्ट्रांग रखना है। पहला पॉइंट मेरी ओर से आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा वो है आपका जनरल अवेयरनेस। कई बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, लेकिन दाया बाया में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होता है। यूपीएससी के लिए बहुत डेंजरस है। आप भले ही कोर्स फोकस कम हो, लेकिन दिन दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। आपको अगर बोला जाए कि पॉल्यूशन की समस्या से कैसे निपटें, आप लिखने में सफल हों। आप किसान की समस्या से कैसे देश को बाहर निकालें, उसको हम किसानों की दिक्कतों को कैसे दूर करें, उस पर आप फ्लुएंटली लिख सकें। अगर आप एक अच्छी शहरी योजना कैसी बनाई जाए, शहर में क्या अच्छा होना चाहिए, आप उस पर 4 पेज लिख सकें। ये जो जनरल अवेयरनेस है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहला चीज लैंग्वेज, दूसरा चीज मैंने कहा जनरल अवेयरनेस, तीसरी चीज मैंने कही राइटिंग स्किल। आईएएस एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स। जिसका राइटिंग स्किल अच्छा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं वो सेलेक्ट नहीं होगा। उसका आईक्यू कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा रामानुजन लेवल का मैथमेटिशियन हो, तब भी फेल कर जाएगा। तो राइटिंग स्किल इज अ मस्ट। राइटिंग स्किल आपको बहुत अच्छा स्ट्रांग रखना है। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस लिखो। तात्कालिक निबंध प्रतियोगिता में भाग लो, तात्कालिक किसी चीज पे लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब तो व्हाट्सएप के जमाने में चिट्ठी भी नहीं लिखते, नहीं तो बड़े इमोशनल चिट्ठी लिखा करते थे हम लोगों के जमाने में लोग। तो ये आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तीसरा चीज। चौथा चीज मैं बोलना चाहूंगा राइटिंग स्पीड। आपकी लिखने की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। ये आपका मैं चौथा चीज बोलना चाहूंगा। और पांचवा चीज आपको बोलना चाहूंगा इंटरव्यू स्किल्स। कई बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन स्टेज में आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता लेकिन स्टेज में समा बांध लेते हैं इधर उधर बकैती करके, होता है ना। तो दूसरे टाइप का आपको बनना है। तो मैंने 5 पॉइंट बताए, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्पीड और इंटरव्यू स्किल्स। आपके बोलने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये 5 स्किल्स रहेंगे, वही लास्ट में डिफरेंस क्रिएट करता है। और एक बच्चा सेलेक्ट होता है, बाकी बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। बाकी सभी वही किताब पढ़ते हैं, वही नोट्स पढ़ते हैं, वही कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ का सिलेक्शन होता है, बाकी का सिलेक्शन नहीं होता। तो ये डिफरेंस वहीं पर आता है। दैट इज माई एक्सपीरियंस। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज। माई सेल्फ आराधना, मैं नीट की कोचिंग कर रही हूँ आकाश से। सर जी। मैं आपकी ऐसा पर्सनल लाइफ है, आई मीन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ कि श्योर बेटा। 2018 में जब आपने आईएएस का पोस्ट ऐसे रिज़ाइन किया, हाँ। तो आपके मन में क्या आया था कि आपने सोचा कि ये मैं छोड़ दूँ और ये पॉलिटिक्स जो मतलब पहले से सेट था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ कि? जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। आपका शुभ नाम क्या है? आराधना। आराधना, ठीक है। मैं जवाब देता हूँ जल्दी में। आज तक मेरा कोई टॉक कंप्लीट ही नहीं हुआ है इस बात का जवाब दिए बिना कि मैंने आईएएस क्यों छोड़ दिया और पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन कर लिया। ये क्वेश्चन होता ही होता है हर मेरे टॉक में। तो बेटा मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने बताया कि आईएएस बनने के लिए मैं कितना डेस्परेट था बचपन में। मैं आईएएस बना भी। 13 ईयर्स तक अपने गृह राज्य में, अपने होम स्टेट में काम करने का मौका मिला। मैंने ये शिद्दत के साथ काम किया। 13 साल में जो भी काम किया उसके कारण मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ। मैंने अभी बोला कि किताबें नहीं मिलती थी मेरे को भिलाई में, रायपुर में, इसीलिए जब मैं कलेक्टर बन गया तो नालंदा परिसर बनवाया ताकि दूसरे बच्चों को भटकना ना पड़े। आज वित्त मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आज वित्त मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रदेश में 22 नालंदा परिसर बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा सपना था और उस ड्रीम को मैंने अचीव किया, उसको जिया और बहुत सेटिस्फाइड रहा मैं 13 ईयर्स तक। ऐसा नहीं कि मेरा करियर कोई खराब चल रहा था। इट वाज बेस्ट पॉसिबल करियर एज आईएएस ऑफिसर जो मैं जी रहा था। बट 13 ईयर्स में मैंने एक्सपीरियंस किया कि हम पॉलिटिक्स को लव करें या हेट करें, पॉलिटिक्स को हम लाइक करें या डिसलाइक करें, बट इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में
है सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉलिटिक्स ही। चाहे हम उसको पसंद करें या ना पसंद करें, उसको अच्छा बोलें, उसको बुरा बोलें, लेकिन है सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स ही। लेकिन जिसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है वो सोचता है मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं, मेरा लाइफ तो अच्छा चल रहा है। क्योंकि पॉलिटिक्स में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, टांग खिंचाई ज़्यादा है, दुनिया भर के बैड प्रैक्टिसेस भी होते हैं। तो इसलिए एक आदमी जिसका लाइफ अच्छा चल रहा है वो दूर रहना चाहता है। ये इस देश का प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स का भी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि भाई बाहर रहकर आलोचना करते रहने से अच्छा है उसका हिस्सा बने, और अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते उसके माध्यम से कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। दिस वॉज माई थॉट। और बचपन से मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता था चाणक्य का, अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर राज करते हैं। ये मैं पढ़ता रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, जनता ने आज मौका दिया है तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। कल मैं अगर पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा जितना बेस्ट कर सकता हूं वो करता रहूंगा। बाकी मेरे को कोई सरस्वती माँ की इतनी कृपा है कि 2 करोड़ को मैंने 4 साल में स्टॉक मार्केट में 22 करोड़ बना लिया, ठीक है। तो 22 करोड़ को 200 करोड़ भी बना लूंगा, 200 करोड़ को 2000 करोड़ भी बना लूंगा, ठीक है। तो मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो बेस्ट कर सकता हूं मैं सोसाइटी के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, एडमिनिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म मिला तो उसमें मैंने किया, पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म आज मिला है उसमें कर रहा हूं। आगे किसी भी तरीके से मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करते रहूंगा। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि कामयाबी आपके काबिलियत के पीछे भागे, इतना आप अपने आप को मजबूत बनाओ। कभी भी जीवन में पहली क्राइटेरिया है, जीवन की सफलता का पहला क्राइटेरिया है कि किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाना ना पड़े, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। शिक्षा आपको इतना समर्थ बनाए। मैं आप सब लोगों को यही शुभकामना देना चाहता हूं। शिक्षा के माध्यम से हम गिनती की पढ़ाई कर लें और उसके बाद गिड़गिड़ाते हुए घूमते रहें, ऐसी शिक्षा से हमको बचना चाहिए। मैंने जब आईएएस का इंटरव्यू देने गया था तो मेरे को चोकीला यार मैडम ने पूछा था, जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, यू आर ओनली बीएससी मिस्टर चौधरी, यू आर ओनली बीएससी। तो मैंने बोला यस मैम, आई एम ओनली बीएससी, आई एम ओनली ग्रेजुएट, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन का ही क्राइटेरिया रखा था इस एग्जाम को देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया नहीं होता आईएएस एग्जाम देने के लिए तो तुम क्या ग्रेजुएशन भी नहीं करते? तो मैंने कहा मैम नहीं करता, क्योंकि मैं गिनती की पढ़ाई पर विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, आने वाले भारत को समझिए, आने वाले फ्यूचर को समझिए और अपने आप को काबिल बनाने पर ध्यान दीजिए। गिनती की पढ़ाई से बचिए, आप अपने आप को काबिल बनने के लिए शिक्षा ग्रहण करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, अपने कॉलेज का बैक बेंचर्स था, अपने कॉलेज का ड्रॉप आउट था, लेकिन उसके नाक कान दुनिया के लिए खुले हुए थे तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। वॉरेन बफे 13 इयर्स की एज में स्टॉक मार्केट में पदार्पण किया, आज लाखों करोड़ का सल्तनत है उसका। वो आदमी कोई स्कूल कॉलेज के होमवर्क कल्चर से नहीं बना। प्रेमचंद इतने बड़े जीनियस राइटर थे, कोई कॉन्वेंट स्कूल में जाके होमवर्क करके प्रेमचंद नहीं बने। तो बिलीव मी, आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए, अपने अंदर के जीनियस को जगाइए। किसी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से अपने आप को उतना ही बांधिए जितना आपको करियर के लिए जरूरी है। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन। Good afternoon, sir. जी बेटा। My name is गरिमा साहू, MBSc नर्सिंग स्टूडेंट। सर, आप जब से बोल रहे हैं तब से माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, पर मैं ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहती थी। प्लीज तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते ही हैं जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हमें लगता है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो सर ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनको हम छोड़ के अपने एम पे कैसे फोकस करें सर, कैसे हम अपने एम को अचीव करें? हाँ देखिए, आजकल बेटा इतने ऑप्शंस हैं, इतने इंफॉर्मेशन का ओवरबर्डन है, इतने सारे चीज़ें हमको दिखाई देती हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। बट आप अपना लक्ष्य पहले एकदम क्लियर करो। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आपको करियर प्लानिंग करनी चाहिए आने वाले 5-7 सालों की, और उस पर बिल्कुल स्टिक रहो। मेरा प्लान ये है, जैसे आप नर्सिंग का कोर्स कर रही हो, मेरी अभी आपको देख के मेरे एक बैचमेट की याद आई। एक लड़की थी हमारे बैच में, आईएएस में, लबासना में, मसूरी में जब ट्रेनिंग करते थे तो भारत दर्शन होता है आईएएस की ट्रेनिंग में। तो हम लोग गए भारत दर्शन में, तो तमिलनाडु पहुँचे। तो तमिलनाडु में वो लड़की तमिलनाडु की थी, वो अपने घर लेकर गई हमको। तो
तो उसका घर एकदम झोपड़ी नुमा था, ऊपर खद्दर का छत था। तो हम लोग देख के बेचारी जमीन पे बिठा के हमको खाना खिलवाई। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि यहाँ से लड़की आईएएस कैसे बन गई। तो मैंने उससे पूछा तुम कैसे बन गई आईएएस? तो उसने मेरे को बताया कि ओपी मेरा माइंड एकदम क्लियर था कि मुझे आईएएस ही करना है, बट मेरे घर की स्थिति तो देख रहे हो तुम, इसलिए मैंने तय किया कि 10+2 के बाद मैं नर्सिंग का कोर्स करूंगी, नर्स बनूंगी और नर्स बनने के बाद मैं आईएएस की तैयारी करूंगी। उसने एग्जैक्टली यही किया, नर्स बनी, नर्स बनने के बाद आईएएस की तैयारी करी और आज वेस्ट बंगाल में वो आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो आपका करियर प्लानिंग स्पष्ट होना चाहिए, उसमें अपने आप को स्टिक रखो और अननेसेसरी इधर उधर डाइवर्ट होने से बचो। आप लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बनाओ, दैट ग्रुप इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सर।